अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों के आजकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है वो उनको एपी भी मिल रहा है। एपी हमेशा से मिलता जाता है, कुछ अरसा होता है कि हम नोटिस कर रहे होते हैं पैटर्न के कुछ ज़्यादा केसेस एपी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से टेंशन हो जाता है, पैनिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो है वो एपी दे दिया जाता है या मिल जाता है, लेकिन उसकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत वजूहात हम समझ सके हैं लोगों के केसेस को देखते हुए, उसकी टिप्स क्या होती हैं कि उसको अवॉइड किया जाए, किन रीजंस पे आजकल कॉमनली एपी दिया जा रहा है, उन चीज़ों को मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर समराइज किया जाए, आपसे इस बारे में बात की जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एपी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है? वो होती बेसिकली ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जो US कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, वो जो है फौरी तौर पे आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करती, और मज़ीद जो है उसको उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, मज़ीद जो है उसको उसके अंदर डिटेल्स में जाना होता है, आपका बैकग्राउंड चेक और ये सब चीज़ें करनी होती है। तो जब US कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपको फौरी तौर पे वीज़ा इशू नहीं कर सके, उसको एपी के अंदर डाल दे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, मज़ीद चेक एंड बैलेंसेस जो है वो अब आपके केस पे किए जाएंगे, तो इस सारी कंडीशन को जो है वो लोग एपी के तौर पे रेफ़र करते हैं। अच्छा, अक्सर एपी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि फौरी तौर पे आपका आज ही के आज वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो US कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वो अभी चेक करेगी, वो देखेगी कि मज़ीद क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मज़ीद हमें इनकी कौन सी सिक्योरिटी चेक करने हैं, और उसके बाद वो आपको अपने डिसीजन से आगाह करेगी। तो हम बात करते हैं कि कॉमन रीज़न हम आजकल पैटर्न में क्या नोटिस कर रहे हैं जब हमें लोग बताते हैं कि हमें एपी में डाल दिया गया। पहला रीज़न जो मैं आजकल बहुत देख रही हूँ वो ये, हम बात करते हैं कि जब मैरिज के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इमिग्रेशन के केसेस होते हैं, स्पाउस वीज़ा के, तो पाकिस्तान के केस में 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका ओरिजिनल उर्दू का निकाहनामा, आपका ट्रू ट्रांसलेशन और आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा वाला होता है। अच्छा, लेकिन अगर आपकी या आपके स्पाउस की प्रीवियस मैरिजेस हुई हुई हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है उनकी मैरिज के जो टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से होते हैं वो? यानी अगर उनकी डिवोर्स से उनकी शादी ख़त्म हुई है तो उनकी डिवोर्स की जो पेपर होगा, डिवोर्स डिक्री होगी, वो चाहिए, या अगर उनके स्पाउस की जो है वो डेथ हो गई थी तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी भी और आपके स्पाउस की भी, जिसकी भी प्रीवियस मैरिज हुई है, तो उसके डॉक्यूमेंट मैरिज डॉक्यूमेंट के साथ देना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा इमिग्रेशन का केस जो है वो आपकी शादी पे बेस करता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि हमारी पहले शादी हुई हुई थी लेकिन हम अपना रीसेंट मैरिज के तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, फिर हमें 221 जी हमें क्यों मिल रहा है, हमें एपी में क्यों डाला जा रहा है। तो याद रखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिटिशनर का जो है वो ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, एप्लीकेंट का है। तो इसके बारे में मैं आपको कोई हतमी चीज़ नहीं बता सकती। एप्लीकेंट का तो आपको पता है कि हर हाल में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए, यानी एप्लीकेंट का अगर ओरिजिनल डिवोर्स डिक्री है वो चाहिए, या डेथ सर्टिफिकेट है उनके स्पाउस की वो चाहिए। पिटिशनर का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत बेहतर है किसी भी किस्म के डिले को अवॉइड करने के लिए कि आप अपने साथ ओरिजिनल लेके चले जाएं। लेकिन ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं जब वो पिटिशनर की तरफ से उन्होंने जो उसकी कॉपी थी, स्कैन कॉपी, वो भेज दी और ऑफिसर ने अप्रूव कर दी। लेकिन ये कम्प्लीटली ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ओरिजिनल देखना चाह रहा है, उसे मज़ीद छानबीन करनी है, या वो उसी पे जो है वो इक्तफा करता है। एप्लीकेंट के लिए लाजमी है कि वो अपने ओरिजिनल लेके जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, मैरिज डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगली चीज़ जो हम बहुत नोटिस करते हैं, वो मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, एपी से रिलेटेड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी और उसमें भी मैंने यही बात की थी। जब आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, इनफ नहीं होते, आप इंटरव्यू में चले जाते हैं और आपको यही नहीं पता होता कि आपको जो है वो एक जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। आप देखते हैं कि आपकी सैलरी
जब आपने 2021 में अपना केस भरा था, आपकी सैलरी बहुत सारी थी, ज़्यादा थी, इनफ थी टू स्पॉन्सर अ पार्टनर। लेकिन 2025 में किस रीजंस की वजह से आपकी सैलरी कम हो गई है, यानी अब आप अपने उसको जब स्पॉन्सर करेंगे तो आपको एक जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी। इन चीज़ों का लोग ध्यान नहीं रखते और सोचते हैं कि हमने 3 साल पहले भरा था, तब तो हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं थी। तो आप मतलब चेक कीजिए, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको किसी स्टेज पे स्पॉन्सर की, जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत तो नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि जी आप सिर्फ पुराने पुराने I-864 लेके जा रहे हैं, आपको चाहिए कि लेटेस्ट I-864 अपडेटेड हो, रीसेंट जॉब, रीसेंट सैलरी, आपकी रीसेंट पे स्टब, W2, टैक्स अगर आपने भर दिया है तो वो टैक्स के रीसेंट, वरना लास्ट ईयर के। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रिसेंटली नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का कोई एक पेपर ना होने की वजह से भी एपी में डाल दिया जाता है। तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये बात मैं पहले भी एक दफ़ा कर चुकी हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली मेल एप्लीकेंट्स के लिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है उसके बारे में अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी भी किस्म के डाउट्स होते हैं, आप क्लियरली अगर उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो ज़रूर ये सवाल पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, जी आपने पिछली किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, अकेले भी किन किन में ट्रैवल किया है, अपने स्पाउस के साथ भी किधर किधर ट्रैवल किया है। आपको उनको डेट बाय डेट बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें बतानी है। मैं 2021 में May 5 को जो है वो दुबई गई थी, और मैं जो है July 5 को वापस आई हूँ। ऐसे करके आपको डेट्स और अपना ईयर याद होना चाहिए, ताकि ऑफिसर को बिल्कुल भी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड डाउट आप पे नहीं हो। इसके साथ साथ अगर किसी भी मुल्क में आपने 6 महीने से ज़्यादा ट्रैवल किया है, आप रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ का पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के मुतालिक जब बातचीत होती है उनके या उनके स्पाउस के मुतालिक, तो वो कुछ क्लियरली आंसर नहीं कर पाते अपने इंटरव्यू के दिन, और इस वजह से ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट होता है, और वो चाहता है कि चलो मज़ीद इनकी केस की मैं रिसर्च कर लूँ, उसकी डिटेल्स में चला जाऊँ। तो ये कुछ रीजंस जो है वो हमने एपी के बारे में देखे हैं रिसेंटली, तो उनको मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं, एपी के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कुछ लोगों को जो है वो ऑफिसर मतलब वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले लेता है, उसके बाद आपको एक पेपर देता है, और उस पर जो है वो एपी के ऊपर टिक कर देता है। उसके अलावा नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, और उनमें वो कहीं पे भी टिक नहीं करता, खाली वो एपी के ऊपर टिक कर देता है। और ये मेल एप्लीकेंट्स के साथ मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, अक्सर होता है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ऑफिसर ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं, खाली वो जो है वो आपकी वो करना चाहता है, आपकी सिक्योरिटी चेक करना चाहता है, कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें वो कंफर्म करना चाहता है, क्रॉस चेक करना चाहता है अपने सिस्टम में, और वो इसलिए जो है उसने आपको एपी के अंदर डाल दिया है। अच्छा, इस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पे आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, कोई रीजंस नहीं बताए जाते, वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए विद इन 90 डेज़। कुछ लोगों के केस विद इन 60 डेज़ भी रिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ लोगों के विद इन 90 डेज़ भी रिजॉल्व हो जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर कि जी 6-7 महीने लग गए एपी के अंदर, और फिर वो री मेडिकल होता है, वो आपका मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है, तो वो फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी वाले कि आप अपना मेडिकल दोबारा करवाएं, उनको भेजें। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर एपी खाली आपको बस एपी पे टिक कर दिया है, तो फिर 90 डेज से पहले आप परेशान नहीं हो और उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। आपको एम्बेसी को कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमें इतना टाइम लगेगा आपकी चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा, अगर आपके एपी पे टिक किया है और उसके साथ साथ नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, और आपको बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने हैं, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। और एपी देने के साथ साथ, डॉक्यूमेंट टिक करने के साथ साथ, अगर आपका पासपोर्ट भी उन्होंने रख लिया है अपने पास, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इससे उम्मीद है कि आपकी चीज़ जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर भी रिजॉल्व हो सकती है। उन्होंने आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं, आप उनको जो है वो फौरी तौर पे भेजिए, पासपोर्ट उनके पास है, वो वीज़ा स्टैम्प करेंगे और आपको दे देंगे, अगर उनको लगा कि अब आप एलिजिबल हैं फॉर द वीज़ा। तो अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, तो परेशान नहीं हुए, बस वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनको एज इट इज़ जल्द से जल्द भेज दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है अक्सर ऐसा भी होता है एक सिनेरियो कि जी आपको ऑफिसर ने कंग्रेचुलेशन कहा, आप घर आ गए, और उसके बाद जो है वो आपने फ़ौरन अपना स्टेटस चेक किया वीज़ा का, और वहाँ पे लिखा आ रहा है एपी।
दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ये बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद, वीज़ा अप्रूव होने के बाद हमेशा कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों की वो एपी लिखा हुआ आता है स्टेटस पे, उसके बाद वो रेडी में चेंज हो जाता है खुद, और उसके बाद वो इशूड में चेंज हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, एपी, रेडी एंड इशूड। और ये चीज़ कभी 72 आवर्स लेती है, कभी 48 आवर्स लेती है, कभी उससे ज़्यादा लेती है। तो अगर ऑफिसर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया है और बता दिया है कि जी अब आप घर जाइए, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो सही है, वो स्टेटस खुद ब खुद चेंज होगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। आजकल एक थोड़ी सी एक्सेप्शन केसेस हो रहे हैं, वो ये कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो रहा है कि ऑफिसर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया है, लेकिन सिस्टम में कोई ग्लिच आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको एपी में डाल रहा हूँ और ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर उसने आपसे ये भी कह दिया है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू, वो चीज़ खुद ही सही हो जाएगी। वो उनके अपने सिस्टम का कोई एरर होगा, क्योंकि 2 से 3 लोगों के मैंने ये केसेस देखे हैं कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी ऑफिसर ने कहा कि मैंने आपको डाला है फॉर बिकॉज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले लास्ट सेक्शन की तरफ, वो है टिप्स टू अवॉइड एपी। ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। वीज़ा के केसेस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है, हर चीज़ होती है, आप अपनी बेस्ट जजमेंट तक करते हैं, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, हर चीज़ को लेके, एंड देन इन द लास्ट जो है वो ऑफिसर पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस करते हैं कि अगर उनका ख्याल रखा जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है टू अवॉइड एपी। जिनमें बहुत बड़ी और अहम चीज़ है वो है, आप अपना जब DS-260 का फॉर्म भरते हैं उसको बहुत ध्यान से भरना। उसमें तमाम एड्रेसेस जो होते हैं, तमाम नामों की स्पेलिंग होती हैं, तमाम डिटेल्स रिगार्डिंग यू, हर चीज़ आपने बिल्कुल सही सही फिल करनी है, क्योंकि DS-260 वो सोर्स होती है जिसको बेस बना के आपका US अथॉरिटी सारे बैकग्राउंड चेक और ये सब चीज़ें देखती हैं। तो उसके अंदर मिस्टेक्स कम से कम हो, उसे आपने सबमिट का बटन दबाने से पहले कई दफ़ा रीचेक किया हो, पासपोर्ट से मैच किया हो, बर्थ सर्टिफिकेट से मैच किया हो और फिर सबमिट किया हो, तो ये बहुत बेहतर है। क्योंकि अक्सर DS-260 के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से डिले और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो DS-260 को फिल करते हुए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एप्लीकेंट। जब एप्लीकेंट इंटरव्यू के अंदर जाता है, अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में शेयर किया कि उनसे ऑफिसर ने बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना होने की वजह से उनका केस एपी के अंदर डाल दिया। तो ये इतनी छोटी सी मिस्टेक है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हर हाल में लेके जाना है एज एन एप्लीकेंट, क्योंकि वही चीज़ है जो एविडेंस दिखाएगी आप कब पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एक्चुअल नाम क्या है। तो बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेंट का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होने की ओरिजिनल ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो हमने रिसेंटली नोटिस की है वो ये कि चैट हिस्ट्री को ले जाना बहुत बेहतर होता है, और चैट हिस्ट्री से जो है वो आपको हेल्प मिलती है। कुछ लोगों से ऑफिसर ने रैंडमली बात करते हुए, इंटरव्यू करते हुए पूछा कि चैट हिस्ट्री भी अगर आप लाए हैं तो हमें दिखाएं। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप उसके 4-5 पेजेस अपनी रैंडम चैट हिस्ट्री से, जिससे आप अपने वाइफ से या हस्बैंड से कम्युनिकेट करते हैं, उसको स्कैन कर लें, मतलब प्रिंट कर लें एक पेज पे, और 3-4 पेजेस ले जाएं रैंडम डेट्स की, उसमें चैट हो, तो वो हेल्पफुल हो सकती है। और इसके साथ साथ वही कि आपके सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, जो आपकी मैरिज को प्रूव करते हैं, जो आपके फाइनेंसेस को प्रूव करते हैं, आपके पिटिशनर के डोमिसाइल को प्रूव करते हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, उनको सही सही देखते हुए लेके जाना। एप्लीकेंट का हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना। कुछ भी ये नहीं कहें कि हम जो है वो सिर्फ कॉपी लेके चले गए, उसकी एप्लीकेंट की हर चीज़ ओरिजिनल लेके जाना। ये सब एहतियातें करते रहेंगे तो आप एपी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे कि एपी के बारे में जो है वो बहुत बात हो रही है, एपी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, लोग जो है वो पैनिक हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीज़ा जो है वो आजकल अप्रूव नहीं हो रहे और वो हर किसी को एपी के अंदर डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को कुछ मिस्टेक्स की वजह से एपी में डाला जाता है। बहुत सारे लोग एवरी डे हमारे कॉमेंट सेक्शन में भी ये शेयर करते हैं कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो पैनिक में नहीं जाना, सिर्फ चेक करनी है चीज़ें, सिर्फ एहतियात करनी है, सिर्फ प्रॉपर मेंटेन करनी है अपनी फ़ाइल,
और जब आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे तो होपफुली आपको बिल्कुल भी एपी में नहीं डाला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।